हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज का हमारा क्लास नंबर ये 6वां होने जा रहा है और ध्यान रखिएगा, ये भारत का राजनीतिक भूगोल आज 6वें क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के लिए टारगेट में लेकर चल रहे हैं और ये सभी प्रश्न घटना चक्र से लिए गए हैं और आपको बताते चले क्या क्या खत्म मैं करवा चुकी हूँ। तो देखिए, भारतीय इतिहास को खत्म करवा चुकी हूँ और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करवा चुकी हूँ और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, भूगोल में भारत का भौतिक भूगोल भी खत्म हो चुका है और आज हम भारत का राजनीतिक भूगोल देख रहे हैं। तो चलिए, आज का क्लास हमारा भारत का राजनीतिक भूगोल होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 5 तक क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सभी वीडियो पढ़ चुके हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा 2.4% लगभग कवर किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ हमारा भारत देश अपनी सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। और देखिए, पूछा जाएगा कितने किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 4096.7 किलोमीटर ध्यान रखना है। उसके बाद चीन का है 3488, उसके बाद पाकिस्तान 3323 और उसके बाद आता है नेपाल। तो नेपाल साझा करता है अपनी सीमा हमारे देश के साथ 1751 किलोमीटर। ओके, उसके बाद में हमारा आता है 1643। भूटान सबसे कम 699। भूटान इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सबसे अगला क्वेश्चन है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो टोटल 5 भारतीय राज्य हमारे नेपाल के साथ साझा करते हैं। ओके, आइए हम जान लेते हैं कि वो 5 कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को यानी कि बॉर्डर को साझा करते हैं। ध्यान रखिएगा, वो 5 राज्य हमारे उत्तराखंड है पहला, इसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ध्यान रखिएगा, यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात नहीं है। बाकी सभी मालदीव, चीन और म्यांमार पड़ोसी देशों के अंतर्गत आते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता तक नहीं। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, ध्यान रखिएगा, ये छूता तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप का कहाँ तक फैला हुआ है। देखिएगा, हिंद महासागर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से कितने तक है, कितने से कितने तक है। तो विकल्प हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ये फैला हुआ है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक यमुनोत्तर कितना है। ध्यान रखिएगा, सी कट हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। ध्यान रखिएगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये गुजरात, झारखंड और मिजोरम से गुजरती है कर्क रेखा। ओके, और कर्क रेखा कुल टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो किन्नौर, ध्यान रखिएगा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो श्रीलंका की, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से नहीं लगती है। बाकी सभी पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश की लगती है। और ध्यान रखिएगा, श्रीलंका की सीमा रेखा मतलब ध्यान रखिएगा वाटरवे यानी कि पानी के थ्रू लगती है। अगला हमारा इसमें क्वेश्चन यह है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। तो टोटल 7 देशों से हमारे भारत की सीमा साझा करता है भारत। अगला है, भारत की असल सीमा की लंबाई क्या है। ध्यान रखिएगा, भारत की असल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो सिक्किम ये सभी के साथ साझा करता है अपनी सीमा, यानी कि नेपाल के साथ भी, चीन के साथ भी और भूटान के साथ भी। देखिए, अगला है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। ध्यान रखिएगा, जल राशि या फिर जल संधि। ध्यान रखिएगा, पाक जल संधि हो जाएगी। इसमें जल राशि बोला है, ये ध्यान रखिएगा आपकी जल संधि होगा। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा दिया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है। ध्यान रखिएगा, इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी तट मैदान के दक्षिण भाग के तट को क्या कहते हैं। तो इसे हम कोरोमंडल कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, 2.4%। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ होकर गुजरती है, वो शहर कौन सा है। तो त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा, कोई शहर है, ध्यान रखिएगा त्रिपुरा के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत हमारा 7वां नंबर पे आता है विश्व में। यह है कि अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ तथा सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है? तो नाथुला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की समुद्री रेखा तटीय रेखा से कितनी दूरी तक समुद्र तक फैला हुआ है? तो 12 मील तक फैला हुआ है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा चौथा स्थान आता है। और ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बाद में हमारे चौथे स्थान पर, ध्यान रखिएगा चौथे स्थान पर यूपी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा अपने उत्तर पश्चिम में, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो ध्यान रखिएगा गुजरात का सबसे लंबी समुद्री किनारा है। ऐसे इनमें से कौन कवरसी के लिए सही है? ध्यान रखिएगा यह अपने प्राचीन सफेद रेत तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम जलवायु तथा मौसम के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन है भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई है? तो ये मेघालय के मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अगला है कि पश्चिमी विभूज जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? तो भूमध्य सागर है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती हैं? तो ये ध्यान रखिएगा लू कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो थार के मरुस्थल में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? तो चलिए पूरा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अगर आप चैनल पर हैं तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। ध्यान रखिएगा इसे प्रस्फुट कहते हैं, यानी कि फटना, यानी कि बादल का फटना भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर मानसून का फटना। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत अक्टूबर की गर्मी के मुख्य कारण क्या होते हैं? तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण, ध्यान रखिएगा, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान होता है। अगला है कि सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहने वाली वे भूमि समुद्र की ओर बहती हैं, इसमें हवा लेकर हवा रहती हैं, इसलिए देश अधिकांश भाग के लिए यह शुष्क मौसम होता है। तो सीक्रेट हो जाएगा व्यापारिक पवनें वो हावी रहती हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तरी पूर्वी देश पर हावी रहती हैं, क्या हावी रहती हैं? वे समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह शुष्क मौसम है, देखिएगा व्यापारिक पवनें हावी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को कौन सी जलवायु कहते हैं? तो मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हमारे टाइम जोन के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत का मानक समय रेडियन कौन सा है? ध्यान रखिएगा भारत का मानक समय रेडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर है, ध्यान रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय कितने समय से आगे है, कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा देखिए यहाँ से जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास से संबंधित क्वेश्चन लिखने वाले हैं, ओके। तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? ध्यान रखिएगा सबसे अधिक जनसंख्या मुंबई की अधिक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ध्यान रखिएगा ये 1969 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र की शहरी जनसंख्या, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक पाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 902 दर्ज की गई थी, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि जनगणना 2021 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन है? यानी कि हमारे यूपी के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का क्रम वाइज पूछा है, तो इलाहाबाद और महोबा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें सर्वाधिक इलाहाबाद का हो जाएगा, न्यूनतम महोबा का हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक पूछेगा तो इलाहाबाद लगाइएगा, न्यूनतम पूछेगा तो महोबा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, इससे पहले आप 1 से 5 तक क्लास अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देखिए, क्योंकि हमारे चैनल में अपलोड हो चुके हैं और सारे क्वेश्चन हमारे घटना चक्र के बुक 2026 यूपी SSSC पेज से लिए गए, ठीक है। क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति संख्या नहीं है? तो हरियाणा में जनजाति संख्या नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला है कि 2011 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात जब पूछेगा तो बिहार आप टिक करिएगा। ओके, अगला है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, बिहार हो जाएगा। घनत्व की जब भी बात करेगा तो बिहार करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? तो यूपी में। अगला है कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा, 53 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व की बहुत कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में 100 मिलियन से अधिक आबादी लोग नहीं बसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है दोस्तों। तो चलिए देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। अगला जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो सीकर की जगह 67.66% है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? ध्यान रखिएगा, बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, यानी कि लिटरेट की बात, पढ़ने की बात हो रही है। ठीक है, महिला साक्षर सबसे कम पढ़ी लिखी बिहार में है। अगला जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो 912 हमारी यूपी में टोटल लिंगानुपात है। अगला है कि एनपीपी से क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होता है एनपीपी का फुल फॉर्म। अगला है कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है? तो केरल नहीं है। बाकी घनी आबादी वाला राज्य हमारा, ध्यान रखिएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 में दर्ज भारत और शहरीकरण की स्थिति क्या है? ध्यान रखिएगा, 45 से 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 में दर्ज भारत की शहरीकरण स्थिति क्या है? तो 30 से 35% शहरीकरण है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है दोस्तों। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 829 प्रति, ध्यान रखिएगा, वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? तो हैदराबाद सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितने लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है? ध्यान रखिएगा, 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है हमारे भारत में। अगला है एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की सघनता होनी चाहिए? तो 400 व्यक्ति वर्ग किमी से अधिक होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा टॉपिक भारत का भूगोल विविध शुरू हो रहा है, यानी कि विविध से संबंधित प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कि खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो दोनों जलोढ़ मिट्टी है, खादर और बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपरदन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधा नहीं होता, तो शुष्क भूमि से यह होने का कारण है। ध्यान रखिएगा, अति चराई के कारण, यानी कि जो लोग अपने पशुओं को चराते हैं उसी के कारण। ध्यान रखिएगा अगला है कि सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो रिंगर या फिर रेगुर मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी होती है सूर्यमुखी की खेती के लिए। अगर आप चैनल पर हैं तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? तो बारिश के पानी में बह जाना ये उपाय नहीं है। बाकी घास पात से ढक देना, ठीक है, और घास पात से ढकेंगे तो मिट्टी का बचाव होगा, आश्रय आवरण, ठीक, और समोच्च जुताई भी ये उपाय है। अगला है कि मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो उपयुक्त सभी में, यानी कि मटियारी दोमट मिट्टी में भी, सिल्ट मिट्टी में, बलुई मिट्टी में भी मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो इसे हम जल तालिका यानी कि वाटर टेबल कहते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी भारत में पाई जाती है पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो जलोढ़ मिट्टी हमारे भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है? तो इसे हम ट्रांसपोर्टेड मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जाता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी कर्क जगह खीरा उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? ध्यान रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी लाल होते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शुष्क मृदा का एक इकाई आयतन द्रव्यभार क्या कहलाता है? इसे हम स्थूल घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसल कौन सी है? ध्यान रखिएगा, गेहूं, चना, मटर, जौ ये सभी प्रमुख हमारी रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान क्या रहा है? इस बार दालों के उत्पादन में 2017-18 के अनुसार हमारे भारत का स्थान उस समय पहला रहा है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बना? यानी कि श्वेत क्रांति के द्वारा ही हमारा भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। इसके दौरान भारत का कुल कितने मिलियन टन अनाज का उत्पादन किए जाने का अनुमान है? तो ध्यान रखिएगा, ये स्टार लगाया गया आयोग के द्वारा, यानी कि देखिए 3 जून 2019 को 2018-19 का तीसरा अंतिम अनुमानित जारी के दौरान 283.37 रहा है। ठीक है, इसमें बोला है, तो इसमें एक मिनट यहाँ पे स्टार लगा हुआ है 283.3, तो ऑप्शन में दिया तो उसी हम करेक्ट कर देंगे। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें जो स्टार लगे हुए हैं तो मतलब आयोग के द्वारा गलत ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला, मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है, यानी किस मौसम में हम रबी फसल की खेती करते हैं? तो सर्दियों के मौसम में करते हैं। अगला, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य में स्थित है? तो मथानिया मिर्च ध्यान रखिएगा राजस्थान में स्थित है। अगला है कि खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार निर्वाह के लिए सभी फसलें उगाते हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से क्या कहते हैं? उसे हम जीविका कृषि कहते हैं, यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए खेती करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? ध्यान रखना है कि कपास हमारा खरीफ फसल का उदाहरण है, बाकी सभी रबी फसल के उदाहरण थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि का मुख्य विशेषता नहीं है? तो इनमें से औद्योगिक फसलों की प्रधानता ये हमारे भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, बाकी सभी मानसून पर निर्भरता हमारी भारतीय कृषि का ये विशेषता है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव भी है और यह निर्वाह कृषि है, यानी कि अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए खेती करते हैं अधिकतर, तो तीनों ही सही हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 2016-17 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग कितना मिलियन टन था? ध्यान रखिएगा 275 मिलियन टन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक किस अनाजों का उत्पादन किया गया था हरित क्रांति के समय पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा गेहूं और चावल दोनों का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर देंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस आयोग ने कृषि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुमानित करना अनिवार्य बना है? ध्यान रखिएगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा ऐसा किया गया। अगला है कि इनमें से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला है कि पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे हम जैविक खेती के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। और दोस्तों देखिए, आप लोग का कमेंट आता है कि मैं इतना छोटा मतलब कि क्लास क्यों करती हूँ, एक ही साथ क्यों नहीं मतलब कि पूरा मतलब क्लास लेकर आती हूँ। तो ध्यान रखिएगा, मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं होता और मैं फ़ोन से ही अपना ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो ध्यान रखिएगा। और हाँ, चैनल पे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भर के कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के मोटिवेशन की जरूरत होती है ताकि आगे वीडियो बन पाए। ठीक है, तो इसे शेयर जरूर करिएगा। अगला है कि एक प्रकार की खेती जिसमें किसान अपने संसाधन को एक ही जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधन के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं, उसे सहकारिता खेती कहते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। अगला है कि उच्च पैदावार वाले बीज किसमें? सोनालिका और कल्याण। सोना किस फसल से संबंधित है? तो ये गेहूं से संबंधित है, सोना और सोनालिका। अगला है कि पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? तो पूसा ध्यान रखिएगा टमाटर की प्रजाति है, पूसा हाइब्रिड 4। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? ध्यान रखिएगा, पूसा रूबी पूछेगा तो आप टमाटर पे टिक करिएगा। अगला है कि तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? ध्यान रखिएगा 3 से 5 किग्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं? तो गेहूं को छोड़कर के सभी हमारे खरीफ हैं, यानी कि गेहूं हमारी, ये ध्यान रखिएगा, रवि की फसल है दोस्तों, और रागी, मक्का, बाजरा ये सभी हमारे खरीफ की फसलें हैं। अगला है कि हरित क्रांति के संदर्भ में HYB बीज क्या है? तो ये चमत्कारी बीज क्यों कहा जाता है इसे? तो इसे उच्च उपज वाली किस्में क्या होती हैं? उत्पादन होती है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल जिसकी वसंत में कटाई की जाती है, उन फसलों को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया था कि सर्दियों में रवि की फसल हम बोते हैं या फिर उगाते हैं। चलिए देखिए, आज का हमारा क्लास ये 6 है,
आप 7th को कल जरूर अपलोड कर दिया जाएगा, उसे आप जरूर देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? ध्यान रखिएगा, बागवानी में है। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो खरीफ के लिए ध्यान रखिएगा गर्म और नम दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि चावल निम्नलिखित में से किस राज्य का एक वाणिज्यिक फसल है? तो चावल ध्यान रखिएगा पंजाब राज्य का एक वाणिज्यिक फसल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता पड़ती है? तो चावल की खेती के लिए। अगला है कि भारत में कितनी फसल ऋतुएं पाई जाती है? तो भारत में टोटल 3 फसल ऋतुएं पाई जाती हैं, और वो कौन कौन सी तो मैं एक बार बता देती हूँ। ध्यान रखिए, बुआई की जाती है रबी, खरीफ और जायद। रबी में अक्टूबर से नवंबर में बुआई करते हैं और कटाई मार्च अप्रैल में करते हैं, जिसमें सरसों, गेहूं, आलू, चना, मटर इत्यादि आते हैं। खरीफ की फसल बोले तो जून जुलाई में बुआई होती है और इसकी कटाई अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। जैसे कि जून जुलाई में अभी हम लोगों ने क्या बोया है? धान। तो धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा आदि हो गया, ठीक है। जायद की फसल मार्च में बुआई होती है और जून में ही इसको काट ली जाती है। काटने के बाद ही तोड़ लिया जाता है, जैसे खरबूज, तरबूज, मूंग और आदि, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खेतों में मिलने वाली उपज के मामलों में दुनिया भर में भारत का कौन सा स्थान है? दुनिया भर में भारत का हमारा दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं भारत की औसत पैदावार क्या है? गेहूं में भारत की औसत पैदावार कितनी है? तो 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी अधिक है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया है कि भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत यूपी पैदा करता है? तो गन्ना कुल 25 से 40% पैदावार करता है। ध्यान रखिएगा, यूपी से गन्ना भारत में पूछा है टोटल, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। ध्यान रखिएगा, एक जगह रबी, खरीफ और जायद की फसलें, मैंने भी बताया 3 फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? यानी कि गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है। और ध्यान रखिएगा, इस समय चीनी की कीमत भी बढ़ चुकी है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो जुताई करने के 2 प्राथमिक उपकरणों में से ध्यान रखिएगा, एक है मोल्डबोर्ड हल और दूसरा है मृदा खुदाई। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? ध्यान रखिएगा, डी रख जाएगा, डिप प्रणाली, ड्रिप सिस्टम को बोला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे हम फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका कहाँ उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एयरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुधा इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्यता फसलों की खेती की जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, उसे वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं, यानी कि लंबवत खेती कहा जाता है। ओके, इससे पहले आप क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 1 से 5 तक जाके क्लास आप देख लीजिए, और सभी प्रश्न हमारे घटनाचक्र से लिए गए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ दोस्तों। क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा खरपतवार निकलता है? कृषि का ध्यान रखिएगा 350 मिलियन टन। अगला है कि कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? ध्यान रखिएगा, रूट क्रॉप नहीं, जिसमें रूट नहीं होता तो बी कर जाएगा, ईख हमारी रूट क्रॉप नहीं है, और बाकी सभी शकरकंद, आलू, चुकंदर ये सभी रूट क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि ध्यान रखिएगा, एक थ्रेसर में अधिक दानों का नुकसान तब होगा जब पकी फसलों को थ्रेसर में डालने में कमी होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि फसल कटाई परीक्षण किस लिए की जाती है? ध्यान रखिएगा, ये उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अगला, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, अंडा और चिकन के उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाने से पहले देखिए, मैं यहाँ पे देते हैं श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से यानी कि खादों के। गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा उत्पादन यानी कि मछली होती है। लाल क्रांति की बात करें तो टमाटर या फिर मांस उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान कितना होता है? तो 20% धान में भूसी होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, ये इस क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है, यानी कि आयोग के द्वारा ये थोड़ा मिस्टेक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन तो ठीक पूछा गया लेकिन ऑप्शन देने में आयोग के द्वारा मिस्टेक हुई है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत असम के तटीय केरल एवं तटवर्ती तमिलनाडु में जगह धान की फसलें तीनों मौसम में पाया जाता है। अतः इस प्रश्न के सभी विकल्प सही हैं, और ध्यान रखिएगा सभी सही हैं। तो क्या करना चाहिए था आयोग के द्वारा? ई भी ऑप्शन तब तो देना चाहिए जिसमें लिखना चाहिए कि सभी प्रश्न हमारे सही हैं, यानी कि ऑल ऑफ एबव लिखना चाहिए था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूसा रसराज किसका उन्नत किस्म है? तो पूसा रसराज खरबूजा का ये उन्नत किस्म है एक तरह का। अगला, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यानी कि आम सबसे अधिक हमारे प्यारे यूपी में ही उगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? ध्यान रखिएगा, धान से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जावो ग्रामीण खेती का तरीका कहाँ विद्यमान है? ध्यान रखिएगा, ये नागालैंड में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2017-18 के कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसमें भारत का 9वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातकार है? ध्यान रखिएगा, रूस है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी उत्पादन सबसे अधिक होता है? ध्यान रखिएगा, डी, कर्नाटक में। और ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हुए दोस्तों उसको मैं स्किप करवा दे रही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? ध्यान रखिएगा, रबर हमारा खाद्य रोपण फसल नहीं है, बाकी सभी खाद्य रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला, 2017-18 के अनुसार किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया? तो केरल राज्य ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसानों को अपनी कॉफी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण से मदद करने के लिए कॉफी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? तो कॉफी ब्लॉकचेन ने शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में। अगला है कि बागान द्वारा प्राप्य यानी कि बीवरेज क्रॉप फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो चाय हमारी बीवरेज क्रॉप के अंतर्गत आती है, यानी कि एक तरह का ये पेय उत्पादन है, ध्यान रखिएगा, ओके। पीने के अंतर्गत आता है चाय, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों के द्वारा काजू का परिचय हुआ। अगला, निम्न राज्यों में काजू का मुख्य उत्पादक क्या है? ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है? तो कपास की खेती के लिए दक्कन का पठार सबसे बेस्ट है। अगला है कि ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ध्यान रखिएगा, ललित एक तरह का ये अमरूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2017-18 में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का दूसरा स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम की लंगड़ा हमारे यहाँ राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले से मानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी से लंगड़ा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश आम की किस्म का पैदावार प्रसिद्ध कौन सा है? यानी कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह के आम मिलते हैं? तो चौसा, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, कानपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा किस वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रेचला में पहली जूट मिल स्थापित हुई थी? तो 1855 में। अगला है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास कपास के कारण, ठीक है, इसके पास कपास है। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन दिया कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? तो जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला, मथुरा, डिगबोई, पानीपत परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई है। अगला, इनमें से कौन सा स्थान स्टील निर्माण के लिए संबंधित है? ध्यान रखिएगा, सीकर के झारिया या फिर झारखंड स्थित है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है पूछा है? तो झारिया और झारखंड स्टील से नहीं है, बाकी जमशेदपुर झारखंड है और बर्नपुर पश्चिम बंगाल है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल है, यानी कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है, बर्नपुर भी पश्चिम बंगाल में स्थित है और जमशेदपुर हमारे झारखंड में स्थित है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला, सूची पहले को सूची दूसरे से क्या करना है? तो मिलान करना है। तो देखिए, हम डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, तेल शोधक कारखाना और राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, तातीपाका आंध्र प्रदेश में स्थित है तेल कारखाना, कोयली गुजरात में है और नागापट्टिनम तमिलनाडु में है और नुमालीगढ़, ध्यान रखिएगा, असम में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो वस्त्र निर्माण केंद्र हमारा महाराष्ट्र है। अगला है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका कार्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से कहाँ माना जाता है? तो सबसे बड़ा खारी बवाली नई दिल्ली में माना जाता है। नेक्स्ट है कि चेल नाई कुरुम्बा, कुटु नाई कादर और
कोरगा भारत के किस भाग के अधीन जनजाति समूह है? तो ये केरल के अधीन जनजाति समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूटिया जनजाति ने अपनी पारंपरिक भव्यता और कला पाक शैली के लिए व्यापक रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? ध्यान रखिएगा, भूटिया जनजातियां सिक्किम में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, और उनके द्वारा पाक शैली मनाई जाती है। अगला है कि मिश्की जनजाति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन है कि व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जी फूल और उगाने की क्रिया को हम एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे हम ध्यान रखिएगा हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंचू कबीले के लोग अधिकतम शिकार और जंगली जानवरों पर जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं। यानी कि चेंचू कबीले के लोग ऐसे लोग हैं जो शिकार करते हैं, उसे बेचते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कबीला आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में है चेचू कबीला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में मोघ नहीं है, बाकी कोटा, टोडा, कुरुम्बा ये सभी हमारे नीलगिरी पहाड़ियों में आते हैं जनजाति। अगला है कि बस्तर एक आदिवासी जिला ये किस राज्य में? तो बस्तर आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद को एग मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? तो दलहन को, ओके। अगला क्वेश्चन है कि अबतानी जनजाति इनमें से किस राज्य के मूल निवासी हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगामी वे जनजाति हैं जो कहाँ रहते हैं? तो नागालैंड में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाली जनजाति है, ध्यान रखिएगा, थारू जनजाति, जो अधिक निवास करती है यूपी में। अगला भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वत माला में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, भील जनजाति पाई जाती है अरावली की पर्वतमाला में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो भी करेक्ट हो जाएगा, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला है कि पोनमुड़ी दक्षिणी भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर में है? तो पोनमुड़ी, ध्यान रखिएगा, ये तिरुवनंतपुरम शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महनसर, डूगरूपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में है? तो ये सभी राजस्थान में है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का उदाहरण है? तो क्रेता एकाधिकार का उदाहरण चाय बोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लघु हिमालय या फिर हिमालय की महत्व पहाड़ियों रिजॉर्ट में एक नहीं है? ध्यान रखिएगा, बाड़ासुर नहीं है, बाकी छैल, नैनीताल, रानीखेत ये सभी हिमालय के महत्वपूर्ण वाले रिजॉर्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं? तो हम क्यूमेक का प्रयोग करते हैं नदी के प्रवाह को मापने के लिए। अगला किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसी भी स्थान की आर्द्रता जाननी होगी तो हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए अगला है कि और कुछ प्रतीक्षा कर सकता किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका, यानी ये किसके द्वारा कही है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई बात है। अगला है कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि में खाना बनाया था? ध्यान रखिएगा, अभी तक 85% लोग लकड़ी और गोबर आदि में खाना बनाते हैं, यानी कि गोबर से बनी हुई चीजों पे खाना बनाते हैं। अगला है कि केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण रसोई की मिट्टी के तेल से खाना बनाते हैं? तो मिट्टी के तेल से, ध्यान रखिएगा, 1% लोग खाना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के सिवाय कौन सा है? तो नागरी औद्योगिक संपदाओं में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपको ध्यान रखना है, बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वे मैप 45 D/7 के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो गुजरात एवं राजस्थान राज्य आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े के नाल का आकार का पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ध्यान रखना है आपको कि मध्य प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं विश्व का भूगोल, यानी कि विश्व का भौतिक भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।